तो इस वक्त सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां सियासी जंग में संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना बनाया जा रहा है और खास तौर पर जिस तरह से जजों को निशाना बनाया गया उसके बाद ये बात सामने आई है और कहा जा रहा है कि वोट बैंक पर दरअसल ये कब्जे की जंग है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर शुरू हुआ सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। तय सीमा में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सप्लीमेंट्री लिस्ट हर दिन प्रकाशित कर रहा है ताकि हर मतदाता को वोट देने के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। महज 20 दिनों के अंदर न्यायिक अधिकारियों ने अब तक 52 लाख से ज्यादा एडजुडिकेटेड मामलों को क्लियर किया है। 7 अप्रैल तक सभी 62 लाख केसों की सुनवाई पूरी हो जाएगी। लेकिन जिन्हें सियासत करनी है और जिन्हें वोट बैंक पर कब्जा चाहिए, वे सीधे जजों को धमकाने और डराने की कोशिश भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने कालियाचक कांड मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। इस दुस्साहसी मामले को अब तक 35 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। भीड़ को उकसाने वाले बयान देने के आरोप में टीएमसी समर्थक मास्टरमाइंड मुफाकुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया है। कालियाचक में हुई अशांति की घटना में कुल 19 मामले दर्ज किए गए हैं। एफआईआर के बाद अब पश्चिम बंगाल पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है। जाहिर है अब तक ढीला ढाला रवैया अपनाए बंगाल प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है। महीनों से राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन करने वाले लोग अचानक गायब हो गए हैं। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के बाहर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई पर हमले, ईडीआई के अधिकारियों पर हमले, आईपैक मामले में खुद मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों को धमकाती नजर आती हैं। लेकिन अब 7 जजों को 9 घंटे तक बंधक बनाने के वाकये ने टीएमसी सरकार की कानून व्यवस्था की पूरी पोल पट्टी खोलकर सबके सामने रख दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर चुनाव भाषण में एसआईआर के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतरने के लिए उकसाती हुई दिखी। नतीजा यह रहा कि मालदा में लोगों ने इस जघन्य कुकृत्य को अंजाम दे डाला। मालदा जिले में एसआईआर एडजुडिकेशन के बाद नाम कटने को लेकर उपद्रवियों ने 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर लगभग उन्हें बंधक बनाए रखा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने बंगाल के डीजीपी और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ग्रुप वीडियो कॉल भी की और सभी जजों की सेफ घर वापसी सुनिश्चित कराई। कल की घटना के बाद सीएम ममता बनर्जी ये कहकर पल्ला झाड़ रही थी कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है, लेकिन आज जनसभा में महिलाओं को सीआरपीएफ के खिलाफ भड़काती हुई नजर आ रही हैं। दीदी ममता बनर्जी कहती हुई नजर आ रही हैं कि कई जगहों पर सीआरपीएफ और सीएपीएफ के जरिए मतदाताओं को रोका जाएगा ताकि वे गांव से बाहर ना निकल सके। मां बहनों, मां शीतला के हाथ में एक झाड़ू होती है। जगन्नाथ के रथ के आगे भी झाड़ू रहता है। वोट के दिन अगर आपको रोका जाए तो झाड़ू से साफ करते हुए आगे बढ़िए। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील है अपने राज्य के लोगों से। तो आप सोचिए, समझिए और इस पर मंथन कीजिए। ममता बनर्जी कहती हैं कि खेला होगा, जबरदस्त खेला होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि अगले 15 दिनों तक वे कहीं नहीं जा रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल में रहेंगे, घर घर चुनाव प्रचार करेंगे। देखना यह है कि भय मुक्त चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और क्या कदम उठाता है। तो शुरू से ही ममता बनर्जी एक के बाद एक आरोप लगाती रही हैं और अब ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगा रही है, ये सुनिए। जगन्नाथ देवेर मंदिरेও रथयात्रार आगे একটা ঝাড়ু দিয়ে সাফাই করে রাস্তা। ভোটের দিন যদি আপনাদের আটকায়, আপনার বাড়িতেও ঝাড়ু আছে, আপনি রাস্তাঘাটটা পরিষ্কার করতে যাবেন। শুধু বাংলায় 483 জনকে ট্রান্সফার করেছে। বুঝতে পারছেন খেলাটা? এর চক্রান্তের খেলা বুঝে নেব। খেলা হবে দুরন্ত খেলা, দুর্দান্ত খেলা। বিজেপিকে শূন্য করে দিন, বাংলাকে পূর্ণ করে দিন। বাংলাকে টার্গেট করলে আমরা আগামী দিন দিল্লিকে টার্গেট করব।
और टीएमसी के नेता सबीना यास्मीन कहती हैं कि टीएमसी नियमों और कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव लड़ रही है। क्या कह रही हैं वो, आइए सुनाते हैं आपको। जो भी लड़ाई है हम लोग लड़ूंगी, अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके नहीं। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके कोई भी हम लोगों को मूवमेंट नहीं करना चाहिए। हम लोग का ये ठीक सही बात है जो बहुत सारे आदमी, बहुत शिक्षक है, जब बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे, उसका भी वोट में डिलीटेड हो गया। तो आपको बता दें कि सबीना यास्मीन वहां धरने पर बैठी हुई थी और टीएमसी की प्रत्याशी भी हैं, और इसके बाद ये कह रही हैं कि हम नियम कायदे के कानून के दायरे में रहकर चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोगों का वोट कटा था तो जो चुनाव अधिकारी हैं उनको बंधक बनाया जाएगा, ये नियम और कानून है। बहरहाल दिलीप घोष का क्या कहना है? टीएमसी को हार का डर दिखाई दे रहा है, सत्ता उनके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। क्या कहते हैं दिलीप घोष, आइए सुनते हैं। टीएमसी का हारने का डर जितना सता रहा है, उतना हिंसक होकर वो लोग सब जगह लोगों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट का गाड़ी रोका जाता है, उनके साथ मारपीट किया, गाड़ी तोड़ा जाता है। जहां इलेक्शन कमिश्नर को घेरा जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है, वहाँ कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। सब अदालत के सामने साफ है। यहाँ भी खड़गपुर में कल हम लोगों को प्रचार में बाधा डाला गया, गाड़ी तोड़ने का, घेरने का प्रयास हुआ। जगह जगह दांतन में हमारे कैंडिडेट्स को मारा पीटा गया, रोका गया। तो टीएमसी जबरदस्ती और गुंडागिरी करके चुनाव जीतना चाहती है। ये पूरा उल्टा पड़ेगा ये मामला। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सोफिया खान जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के विचारों की समर्थक हैं, तो टीएमसी का पक्ष रखेंगी। सोफिया खान भी हमारे साथ जुड़ी हैं। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सौरभ दत्ता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर कोलकाता से। सबसे पहले सौरभ दत्ता के पास जाएंगे और जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से आज सूरत हाल है पश्चिम बंगाल में। सौरभ दत्ता को कम से कम स्क्रीन पर लेकर, जी सभी लोगों का स्वागत है। सौरभ दत्ता, शुरुआत आपके साथ। सौरभ, ये समझना चाहेंगे आज किस तरह से सूरत हाल है, खासतौर पर जो सीओ का ऑफिस है और जहां पर ये एडजुडिकेशन का जो काम चल रहा था, न्याय अधिकारी जहां पर काम कर रहे थे, उन सब जगहों की क्या स्थिति है? और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि किस तरह की कार्रवाई अभी तक पुलिस कर रही है, क्या कुछ चल रहा है राज्य में? निखिल जी, पहले तो मैं बोल दूं कि सीओ के ऑफिस के बाहर कल शाम तक भी वहां पे पुलिस के जो बैरिकेड है, वो सब बैरिकेड के ऊपर टीएमसी के सपोर्टर्स अपना एजिटेशन दिखा रहे थे। लेकिन आज सुबह से वहां पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। टीएमसी का एक भी बंदा वहां पे दिख नहीं रहा है। कहा जा रहा है इसका कारण है कि कल शाम के बाद एक एफआईआर दर्ज हुआ है। इस एफआईआर में 6 लोगों का नाम है, जिसमें एक है बीएलओ मंच के नेता महिदुल इस्लाम और 2 टीएमसी के काउंसिलर। तो जैसे ही 2 काउंसिलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है, उसके साथ साथ ही उनके जो सपोर्टर्स हैं वो अभी उस एरिया में दिखने नहीं दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि दवाई का असर हो रहा है। अगर दवाई ठीक टाइम से दिया जाए, तो अगर कानूनी व्यवस्था अगर कायम किया जाए, अगर एफआईआर दर्ज किया जाए और वहां पे काउंसिलर भी अगर एफआईआर के दर्ज में आ जाए, तो बहुत जल्दी ही ये सारे मामले सुलझाए जा सकते हैं। और दूसरी बात है कालियाचौक को लेकर नॉर्थ बंगाल के जो एडीजी है, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग किया है। प्रेस ब्रीफिंग करके उन्होंने कहा है कि 35 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 19 केसेस दायर हुए हैं। और इस पूरे घटना में जिसको मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो तस्वीर अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुफक्करुल इस्लाम, उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ एक विवाद भी छिड़ गया है निखिल, क्योंकि एक तस्वीर सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि मुफक्करुल इस्लाम अपने उनको सीएम ने जो आज रैली से चुनाव रैली से दावा किया है कि कमीशन का एनआईए नहीं, उनका सीआईडी मुफक्करुल इस्लाम को अरेस्ट किया है। लेकिन एक तस्वीर सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि सेल्फी ले रहे हैं मुफद्दलुल इस्लाम को साथ को लेकर, उनके इर्द गिर्द जो पुलिस कर्मियां बैठे हुए हैं। तो ये सवाल उठ रहा है कि आप किसके ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जी 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 जी, आप अपनी बात जारी रखें। जी देखिए, ये सवाल उठ रहा है कि आप किसके साथ सेल्फी उठा रहे हो। ये ग्रुप फोटो है,
ये जो ग्रुप फोटो किसी एक्यूज के साथ ऐसे पुलिस ऑफिसर, ये सेल्फी की फोटो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपको एक सेकंड रुकने को कह के सौरभ, कि ये इससे पहले जो हमने अभी बीच में तस्वीर चलाई थी, ये लोग अपने टीवी सेट्स पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो आरोपी है वो पुलिस के साथ सेल्फी ले रहा है। जी सौरभ। हाँ जी, तो यही सवाल उठ रहा है कि मुफक्किरुल इस्लाम के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने जजेस को बंधक बनाया, 10 घंटे से ज्यादा सड़क रुकवा दिया, इतने सारे लोगों का हैरेसमेंट हुआ। सीएम खुद कल कही थी कि उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है अभी। तो अभी उसी को जब पकड़ने का दावा वो आज रैलीज में कर रहे हैं, तो फिर सवाल उठ रहा है कि उनका पुलिस क्यों मुफक्किरुल इस्लाम के साथ ऐसे हंसते हुए तस्वीर खींच रहे हैं। तो इसका क्या माना जाए कि मुफक्किरुल इस्लाम को ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस घटना में फटकारा मिला वहां पे क्यों ग्लोरीफाई किया गया है। दूसरी बात यह है कि मुफक्किरुल इस्लाम के साथ अभी जो तस्वीरें दिखाई जा रहे हैं, टीएमसी के काफी सारे नेता हैं वहां पे। जलपाईगुड़ी के मादारीहाट के जो एमएलए कैंडिडेट है इस बार, जयप्रकाश टोप्पो, वो दिख रहे हैं। विशाल गुरुंग जो वहां पे ब्लॉक नेता है वो दिख रहे हैं। मृदुल गोस्वामी वो भी जिला के एक नेता थे, वो भी दिख रहे हैं ये सब तस्वीरों में। और साथ ही साथ आज मुफद्दरुल इस्लाम अरेस्ट होने के बाद एक सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किए हैं, उसको लेकर ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस के हिरासत में कैसे मुफद्दरुल इस्लाम को मोबाइल प्रोवाइड किया गया, उन्होंने कैसे अपना ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके फेसबुक के जरिए इसको स्प्रेड किया, इसको पोस्ट किया। तो फिर ऐसे अरेस्ट का क्या मायने हैं, ये सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये सारे कदम उठाए गए हैं। वहां पे पुलिस का ऐसा रवैया फिर से एक बार ये सवाल खड़ा कर रहा है। असल में इनको सवाल बहुत सारे हैं सौरभ, निश्चित तौर पर ये जो आपने रिपोर्ट दी है इसके बाद सवाल बहुत सारे हैं। और विनोद मिश्रा, आपने देखा कि कल थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही थी ये कहते हुए ममता बनर्जी कि हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, राज्य में चुनाव आयोग शासन प्रशासन देख रहा है। लेकिन आज अभी आपने हमारी रिपोर्ट में ही देखा होगा कि वो फिर लोगों से कह रही हैं कि अगर चुनाव आयोग या सीआरपीएफ सीएपीएफ के लोग, अगर जो सुरक्षा बल है वो अगर आपको रोकें तो हाथ में झाड़ू लेकर उनको भगा दीजिएगा। आप किस तरह की सियासत आप देख रहे हैं कि क्या ये लोगों के मन में एक डर और भय का संचार करना चाहती ममता बनर्जी कि हमारे लोग हैं, डर कर रहिए, जो हमारे पक्ष में वोट देना चाहते हैं वही बाहर आए? देखिए, डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जी, जो सौरभ ने दिखाया है और जो रिपोर्ट आपको बता रहा है सौरभ ग्राउंड से, अभी वो कालियाचक में ही है वहाँ जी, जहाँ से लाइव कर रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि हकीकत क्या है इस अरेस्टिंग के पीछे। कि आप देखिए कि जो एक्यूज्ड है उसके साथ में वहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और पुलिस के लोग हैं वो फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, माने कोई बड़ी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है। और कल फिर ये सैफुल इस्लाम ऐसे ही आम आदमी की तरह रोड पे आएगा और दहाड़ेगा, चिल्लाएगा। बल्कि मुझे ये तस्वीरें देखकर शाहजहां शेख की भी याद आती है। यस, ये सारी चीजें हैं। इसके पीछे क्या है, इस चीज को आप ये देखिए कि ममता बनर्जी तो सीएम हैं और कह रही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब उनके हाथ में था तब इसी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में आप देखिए कि सीबीआई के टीम पे, पुलिस पे, ऑफिसर्स पे हमले हुए थे। आपने देखा होगा ईडी के टीम पे हमला हुआ। आपने देखा भी होगा कि खुद सीएम आईपैक के मामले में ईडी के अफसरों को किस तरह से इतने देर की कार्रवाई को रोका और उसके हाथ से सारे कागजात छीन के ले गए थे। तो जो स्टेट का ये कल्चर है उसमें आप इस तरह के सैफुल इस्लाम और इस तरह की चीजों को आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप हमको हैरान कर सकता है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मानते हैं, लॉ अवॉइडिंग पीपल की बात करते हैं, तब आपको ये हैरान करता है। ये तस्वीर बंगाल में तो आम बात है, जब सीएम खुद वहां कानून तोड़ती है, सीएम खुद केंद्रीय एजेंसियों पर और संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से दिखाती है, तो आप क्या कह सकते हैं कि दूसरे उसके सबऑर्डिनेट और वहां के अधिकारी क्या समझेंगे। सवाल ये है कि कल्चर ये बना हुआ है। आज भी जो ममता बनर्जी अलग अलग सभाओं में बात कर रही थी, मैंने सुना, वो सीधे सीधे धमका रही है और वो खेला होवे जो कह रही है वो इसलिए कह रही है कि वो लोगों को कह रही है कि मैं आ रही हूं वापस। जो बात एसआईआर के पहले दिन से वो बीएलओ से लेके अधिकारी तक को डरा रही थी कि चुनाव आयोग सिर्फ 3 महीने 4 महीने का है,
बाद में फिर उनको इसी सरकारी सेवा में आना है। वही चीज, वही डर, वही ममता जी का खौफ, ये पूरे जो राजनीतिक आप केओस देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये उसका नतीजा है। ये उसका नतीजा है वोट बैंक के उस कब्जे की, कि आप ये देखिए इसकी शुरुआत मालदा से हुई है। ये कब्जा है मालदा में। आप देखिए कि वहां टीएमसी का कैंडिडेट है जिसके आप बाइट सुना रहे थे, वहां कांग्रेस के कैंडिडेट है, वहां पीस पार्टी के कैंडिडेट है, वहां बीजेपी के कैंडिडेट है, और इस कैंडिडेट में एक मोबिलाइज करके आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की सियासत में सीधे सीधे जजों को निशाना बनाया गया। जी जी, सोफिया खान, बहुत सारी चीजें आपको डिफेंड करना पड़ेगा अगर आप राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ खड़ी होना चाहती हैं। कैसे मोबाइल प्रोवाइड किया गया मफरुकुल इस्लाम को, कैसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया गया, क्या कानून व्यवस्था की यही तस्वीर देश में जानी चाहिए? क्या आप इससे किसी भी तरह से सहमत हैं? क्या मैसेज देना चाहती हैं ममता बनर्जी जनता के बीच में? 1 मिनट का समय दीजिएगा बिना इंटरप्ट किए हुए। मैं एकदम 4 महीने पहले शुरू करती। सबसे पहले तो मैं बहुत कड़ी निंदा करूंगी, ये जो घटना हुई, जो अप्रिय घटना चल रही है, कहीं ना कहीं हमें ये पता था कि ये जो चल रहा है ना, भाजपा ये करवाएगी। भाजपा ऐसी परिस्थिति पैदा करेगी जहां पर ये जनता के बीच या देश के बीच ये रख सके कि देखो पश्चिम बंगाल में इस तरीके की हिंसा होती है। ये कोई मुझे कोई बहुत ताज्जुब नहीं हुआ, ये होना था, क्योंकि 4 महीना पहले से ये षड्यंत्र जो है वो पश्चिम बंगाल के खिलाफ चल रहा है। ईडी के रेड्स हुए, वो आपके लाइफ में मैंने डिबेट किया। एसआईआर जो हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन एसआईआर आम एसआईआर नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल में। एसआईआर करके यहाँ तक के पश्चिम बंगाल जो मुख्यमंत्री है वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि माइक्रो ऑब्जर्विंग नहीं करना है, छोटी छोटी गलतियों को देख के नाम डिलीट नहीं करना है। लेकिन छोटी छोटी गलतियों को लेकर नाम डिलीट किया गया है। कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी नहीं है ये लोग। ये जो जनता जो भड़के है ना, मैं मानती हूँ ये सही तरीका नहीं है। न्याय के लिए बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम, ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन कहीं भी हिंसा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और ये हिंसा करवाने की जो परिस्थिति आई है वो बिल्कुल चुनाव आयोग और भाजपा का नेक्सस हम कह सकते हैं उस वजह से हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, ज्यादातर अधिकारी, सारे अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। यूपी, बिहार या अन्य राज्यों से लोगों को जो डेमोग्राफी और पश्चिम बंगाल के किसी भी चीजों को नहीं समझते, उन लोगों को लाकर, ये ज्यादा नहीं, हफ्ता दिन भी नहीं हुआ, वो लोग बैठ गए। अब ये जो माहौल, जो केओस क्रिएट हुआ है पूरे पश्चिम बंगाल में, जहां पर जो अधिकारी भी नए, उन्हें कुछ पता नहीं, लगभग इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, आचार संहिता लग चुका है। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में या कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात सुन लीजिएगा, काटिएगा मत। यहाँ पर हुमायूं कबीर और ओवैसी की जो विंग्स है वो बिल्कुल भाजपा के प्लान बी के जैसा काम कर रही है। ये बिल्कुल मैं प्रमाण के साथ कह रही हूँ। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। ओवैसी अभी आए थे 1 हफ्ता पहले, उन्होंने भी काफी कुछ भड़काऊ भाषण दिया और मुसलमानों के हित होने का दावा किया, जो वो है नहीं। तो ये जो पोलराइजेशन हो रही है ना, ये भाजपा हिंदुओं को पोलराइज कर रहा है, और ओवैसी और हुमायूं कबीर के जो विंग्स हैं, भाजपा के ही विंग्स हैं, वो मुसलमानों को पोलराइज कर रहा है। तो कुल मिला के क्रोनोलॉजी समझिए कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए, 60 लाख से ज्यादा लोग एडजुडिकेशन में थे। एडजुडिकेशन के बाद जब लिस्ट में नाम आया तो लगभग 75 लाख लोग के नाम कट गए, और सारे जो है जेन्युइन वोटर्स है। मैं प्रमाणित हूँ, मेरे सामने लोग आकर रो रहे थे कि मैडम कैसे क्या होगा हमारा। तो जो लोग अफसर है, सुनिए अब हो गया मैडम, जिनके पिताजी यहाँ के नागरिक है, उनका नहीं, बेटा यहाँ का नागरिक नहीं है। ठीक, एक मिनट विनोद जी, इनको फिनिश करने दीजिए। उसके बेटे का नाम कट गया। इसमें कौन सी क्रोनोलॉजी है बताइए? ठीक है मैडम, अब आपने सुनिए, अब तो आपने अनइंटरप्टेड बोल लिया ना, अब जवाब भी लीजिए मैडम। वो लोग क्या रोहिंग्या या बांग्लादेशी ठीक है, अब आपने अनइंटरप्टेड बोला, अब कम से कम जवाब ले लीजिए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, आपने कहा भाजपा ने करवाया, पश्चिम बंगाल के खिलाफ हुआ है, ये मैं जस्ट नोट कर रहा था कि आप लोग जिस पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, भाजपा ने करवाया, ये तो जवाब डॉक्टर कौशल कांत देंगे। छोटी छोटी गलतियों पर नाम कटे, किसने काटे? चुनाव आयोग कहीं है नहीं, न्यायिक अधिकारियों ने काटे, जिनको आप लोगों ने बंधक बना लिया। तो ये तरीका है, और आप उसको डिफेंड करें ये कहते हुए कि नाम कट गए 75 लाख। अरे 1 करोड़ कट जाएंगे, अगर गलत रहेंगे तो कट जाएंगे। नहीं, 1 करोड़ के भी कट जाएंगे अगर गलत रहेंगे मैडम।
पिताजी का नाम है, बेटे का नाम नहीं है। नहीं, वो सारे लोग न्यायिक अधिकारियों के सामने हैं, वो सारे लोग न्यायिक अधिकारियों के सामने हैं। अगर आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, अगर न्यायिक अधिकारी न्याय करेंगे तो आप इस तरह के तर्क देकर उनको बंधक बना लेंगे? नहीं, तर्क देकर बंधक नहीं बना सकते। इस देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज है मैडम। आप देखिए, जब कोई भी सुनिए पहले, अगर कोई भी न्यायिक व्यवस्था होती है, अगर कोई भी मुकदमा होता है तो दो लोगों के बीच में होता है। जो जज है वो फैसला देने के लिए है और आपको उसको मानना होगा। भारत के संविधान के तहत आप बाध्य हैं। तो आप ये नहीं कह सकती कि हमारा पक्ष सही है और जो जज है वो गलत है, इसलिए हमने उसके ऊपर हमला कर दिया। आप कतई उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आरोप है कि ये बीजेपी करा रही है, और जो कुछ भी हो रहा है उसको पश्चिम बंगाल के नाम पर, कि ये तो पश्चिम बंगाल के खिलाफ हो रहा है। ये भी नैरेटिव समझने की कोशिश करिएगा। जवाब दीजिए। निखिल जी, सोफिया जी खुद महिला है। चुनाव तो अभी चालू हुआ, चुनाव के पहले आरजीकर हॉस्पिटल की भयावहता सबने देखी, संदेश खाली का आतंक सबने देखा, कस्बा लॉ कॉलेज का रेप सबने देखा, पार्क स्ट्रीट का रेप सबने देखा, हंस खाली का रेप सबने देखा। अरे 2 दिन पहले बिहार अभी अनइंटरप्टेड मैम, अनइंटरप्टेड आपने कहा था मैम, अनइंटरप्टेड मैडम सोफिया मैम, अनइंटरप्टेड सोफिया खान जी, अनइंटरप्टेड। आपको अनइंटरप्टेड मौका मिला था, वो भी अनइंटरप्टेड। प्लेइंग ग्राउंड सेम होना चाहिए। जी कौशल कांत जी। हंस खाली का रेप, कुमुदनी का सामूहिक रेप, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज छात्रा का रेप, इन सब में टीएमसी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे। ये बीजेपी के कहने पर उन्होंने किया था, ममता जी के कहने पे नहीं किया था। महिलाओं के बाद लोगों पर हमला, उसके बाद पुलिस पर हमला, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों पर हमला, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों पर हमला, उसके बाद ईडी सीबीआई के अफसरों पर हमला, सब ममता जी ने बीजेपी के कहने पे किया था। बिल्कुल सही, बहुत आज्ञाकारी है ममता दी हमारी। उसके बाद चुनाव आया, चुनाव आयुक्त, चुनाव के अधिकारियों पर हमला, और फाइनली जजेस पर हमला। और इस तरह से हमला कि प्लान्ड तरीके से ममता के बयान, सीए के खिलाफ उन्होंने बोला कि किसी को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजना चाहिए। 1 सेकंड लगेगा, एक समुदाय अगर सड़क पे आ गया तो क्या होगा? किसको धमका रही हैं? भाजपा का टोटा दबा दो, यानी गला दबा दो। हर घर की महिलाएं जो भी आए एसआईआर करने, उसके ऊपर बेलन, झाड़ू, तराकी कुछ भी लेकर के हमला कर दो। परसों अभी कल ये हुआ ना, उसके 2 दिन पहले उन्होंने कहा खेला हो बे, जबरदस्त खेला हो बे। और कल तो उन्होंने ये भी बोला था आज शुक्रवार है, देखें आज शुक्रवार में क्या होता है। मैडम, आपको समझना पड़ेगा कि पूरे देश के एनसीआरबी आंकड़े को उठा करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा रक्त रंजित चुनाव बंगाल में होता है, ममता जी के नेतृत्व में होता है। गुंडागर्दी के नेतृत्व में, टोलाबाजी आप करते हो, सबसे हफ्ता वसूली आप करते हो, लड़कियों को बहुत बुरी सिचुएशन में रखते हो। आपने उनके लिए एक सभा बना रखी है जिसका नाम है सालिसा सभा, अन्याय सभा। सालिसा सभा बना करके, जैसे तालिबान नहीं शासन करते हैं, वो अपना जज बनाते हैं, उस तरीके से इन्होंने, टीएमसी के गुंडों ने सालिसा सभा बना रखी है। उसके बाद ये कहते हैं ये बड़ा न्याय कर रहे हैं, देश की जनता नहीं बंगाल की। और अभी ममता जी ने बोला कि ये दिल्ली और बंगाल क्या अलग है? दिल्ली क्या देश की राजधानी नहीं है? दिल्ली क्या बंगाल के लोगों के लिए देश की राजधानी नहीं है? क्या करना चाहती ममता का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो समझ गई है कि वो पागल हो गई है, हार रही है, उसके पास कुछ नहीं बचा है, उसके पास जमीन नहीं बची है। बंगाल की जनता ने डिसाइड कर रखा कि ममता बनर्जी को इस बार खत्म कर देंगे, इसलिए वो इस तरह के पागलपन के डिसीजन ले रही हैं। और अभी देखिए, अभी वो नहीं सुधरी हैं, जिस तरीके से वो लोगों को प्रोवोक कर रही हैं। किसको प्रोवोक कर रही? केवल एक मुस्लिम वोट बैंक को प्रोवोक कर रही हैं, केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक को प्रोवोक कर रही हैं, और उसी के ऊपर सारे वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। ममता जी को यह समझना पड़ेगा कि मालदा हो चाहे वेस्ट बंगाल हो, उसकी राजधानी दिल्ली ही है। ठीक है सर, यहां पर आप लोगों को रोकना चाहेंगे। यहां पर हम आप लोगों को सीधे लिए चलेंगे असम के कामरूप, जहां पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बेटी आईआईएम में पढ़कर देश के बड़े बड़े
फैक्ट्रियों में काम करें। हम आसाम और पलासबारी को शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं और एक कांग्रेस पार्टी आईआईएम का विरोध कर रही है। और भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने पलासबारी आईआईएम का बिल उसको विरोध करने का काम किया। मैं आज राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा जितना विरोध करना है उतना कर दो, पलासबारी में आईआईएम बनेगा तो बनेगा, आप इसको रोक नहीं सकते। एक कांग्रेस पार्टी 4 मेडिकल कॉलेज छोड़कर गई थी, हमने 14 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और 10 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी बना रही। अभी अभी कल राहुल बाबा आए थे, इन्होंने कहा सेमीकंडक्टर के लिए जमीन भाजपा ने क्यों दी? भाइयों बहनों, 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट नरेंद्र मोदी जी आसाम को भेंट दिए हैं। मुझे बताओ, यहां सेमीकंडक्टर प्लांट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? आसाम में उद्योग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे आसाम की सेमीकंडक्टर की चिप अमेरिका, चीन, रसिया, जापान तक जाएगी, तब हमारा संदेश आसाम का पूरी दुनिया में चलेगा। एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक आसाम को विवाद में घेर कर रखा। गोलीबारी, बम धमाके, बंद, आंदोलन, कर्फ्यू, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शांति लाने का काम किया था और 10 साल के अंदर 11,000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं और आज कहीं पर बम धमाके नहीं हो रहे, गोलीबारी नहीं हो रही है, इंडस्ट्री आ रही है, अस्पताल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही है। आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। एक गांधी परिवार, नेहरू परिवार जो है, पहले से आसाम के लिए अच्छा भाव नहीं। 62 में चीन ने आक्रमण किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने आसाम को टाटा बाय बाय कर दिया। क्यों भाई? आपके पिताजी का आसाम है। आज मैं कहकर जाता हूं, आसाम की 1 इंच भूमि को कोई हथिया नहीं सकता, ये भारत का आसाम है। भाइयों बहनों, यहां के प्रदेश अध्यक्ष पर भारत के दुश्मन देश का संबंध रखने का आरोप लगा है, वो कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस ने 60 साल में 3 ब्रिज बनाए थे, भाजपा ने 10 साल में एशिया के सबसे बड़े ब्रिज, सबसे लंबे ब्रिज असम में बनाए, 4 बनाए और 2 बन रहे हैं। हमारी नीति अप्रोच असम, एस्पायर असम और इंस्पायर असम की रही है। हमने 13 समझौते कर असम को शांति देने का काम किया है। हमने बटद्रवा स्थान को मुक्त कराया है। हमने काजीरंगा के जंगल को
मुक्त कराने का काम किया है। हमने चराईदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बनाया है। सारू साजाई स्टेडियम में 11,000 कलाकारों ने एक साथ बिहू नृत्य किया है और हमने आसाम की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, तो असम कांग्रेस के अध्यक्ष, ऑल इंडिया अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी ने नाचने गाने वाले को भारत रत्न दे दिया। मित्रों, तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण असम से, जहां पर अमित शाह सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस को पर तीखा हमला भी बोला, उसके ऊपर तमाम सवाल उठाए। वहीं इस बात का भी वादा किया कि जिस तरह से लगातार असम में डेवलपमेंट के काम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे और नई ऊंचाइयों पर छुएंगे। फिलहाल हम वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर जो कालियाचक का संकट सामने दिखा, उसके बाद से ये चर्चा जोरों पर है कि क्या पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है उस पर इसी तरह से होना चाहिए। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे खास मेहमान, हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस चर्चा को अगर विराम देना चाहें, जिस तरह से ये सारी स्थितियां हुई हैं, क्या स्थिति बनती है और क्या कुछ बचता है, कैसे इन चीज़ों से आगे निकला जाए। फ्री एंड फेयर चुनाव कराना बहुत ज़रूरी भी है। निखिल, अभी आपके पैनल में सोफिया जी थी, वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद उनको याद दिलाऊं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने क्या कहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल उनके बंगाल के जो एडवोकेट जनरल है उनसे ये कहा कि आपके यहाँ हर अधिकारी, हर लोग सिर्फ राजनीति की भाषा बोलते हैं। तो आप सोचिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिमार्क है बंगाल को लेके कि आपके इस स्टेट में देखिए हालत ये है कि ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस को संभालने के लिए जब चुनाव आयोग ने एसआईआर किया था और तब से लेके कितने झंझावातों का चुनाव आयोग ने ये वहाँ पे फेस किया है। आप इलेक्शन कमिश्नर को देखिए कि जब वहाँ पे गए थे बंगाल में मीटिंग के लिए, तो सही में अभी सौरभ बता रहे थे कि उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया गया था। आप सोच सकते हैं किसी स्टेट में, क्या वो किसी पार्टी के हैं, एक संवैधानिक एक संस्था है भारत की, और उसको आप किस तरह से ममता बनर्जी पॉलिटिकल रैली में और किस तरह से एक राजनीतिक ये मुद्दा बना दिया था। तो आप जो अभी आप देख रहे हैं वो सारी चीजों का सिर्फ लबोलुआब यही है कि ममता बनर्जी का जो एकदम डिस्परेशन है कि बंगाल में किसी भी सूरत में उनके 32% वोट नहीं बटना चाहिए। और ये इस बात को लेके ये मालदा एक प्रयोग है, ये एक संजोग नहीं था, वो जस्ट एक प्रयोग था इस इलेक्शन से पहले कि वो प्रयोग ने ये बताया है कि मोबिलाइजेशन ही होगा तभी ये वोट बैंक सुरक्षित होगा। और इसलिए ममता बनर्जी हर बार जो ये कह रही है कि मैं आ रही हूं और ये खेला हुए, वो एक मैसेज है उनका। और ये मैसेज में अब चुनाव आयोग के सामने में बड़ी चुनौती है कि वो कैसे फ्री एंड फेयर का जो चुनाव आयोग का अपनी एक प्रतिबद्धता है और बंगाल के लोगों का ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो मतदान केंद्र पे जाए और वोट करें, तभी आप समझ सकते हैं कि इसका अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशलकांत, बहुत संक्षेप में मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि इसमें बीच का रास्ता क्या कुछ निकालेगी बीजेपी, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार धमका रही हैं और ये शो करने की कोशिश कर रही है, वोटरों में एक मैसेज जा रहा है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, अगर यहाँ रहना है तो ममता बनर्जी को वोट देना होगा, और यही मैसेज वो देना चाहती हैं। देखिए निखिल जी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी क्लियर पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास, और विकास की राजनीति से आगे बढ़े। आप ये देखिए कि 20 लाख से अधिक राज कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं लागू किया गया है, जबकि असम में वहीं पर 8वां वेतन लागू हो चुका है। जैसे सिफारिशें आएंगी वो ऑफिशियली घोषणा हो गई कि वो 8वां लग जाएगा, और यहाँ 7वां भी नहीं लगा है। 40 लाख से ज्यादा युवा बंगाल को छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। चाय बागान के कर्मचारियों की आय कम हो गई है। कभी बंगाल चावल उत्पादन में पूरे देश में शीर्ष पर होता था, आज वो तीसरे स्थान पर आ चुका है। करीब 6,500 यानी 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल को छोड़कर चली गई हैं।
और जैसे मैंने इतने सारे महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले आए हैं, भ्रष्टाचार के कारण 26,000 नौकरियां रद्द कर दी गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल, जहां जो आप समझिए अंग्रेजों के जमाने में वो शिक्षा का केंद्र होता था, वहां पर 8,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 2023 में केवल लगभग 35,000 महिलाओं के खिलाफ महिलाओं पे अपराध के FIR दर्ज हुई है। लगभग पूरे देश में 30 लाख के आसपास रोजगार नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। दुनिया पूरे देश में सबसे ज्यादा एसिड अटैक के मामले महिलाओं पर नंबर 1 पे NCRB के आंकड़ों के हिसाब से बंगाल में होते हैं। यही नहीं, आप देखिए जिस तरीके से सिंडिकेट बना करके फर्जी आधार कार्ड बना करके लोगों को वोटर ID कार्ड देते हैं, उनके भी सबसे ज्यादा नंबर बंगाल में है। 5 लाख से आधा ज्यादा चाय के श्रमिक जो हैं उनकी लाइफ खतरे में है। और सबसे बड़ी, खुदीराम बोस को जहां की किताबें आतंकवादी पढ़ाती हैं, इस तरीके की राजनीति अगर बंगाल में हो रही तो बंगाल की जनता खुद ही फैसला लेगी। ठीक है, वही ममता बनर्जी को हटा देगी। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपकी बात से ही मैं जुड़ी हुई एक बात कहकर इस चर्चा का समापन करना चाहूंगा कि दरअसल शायद ममता बनर्जी यही चाहती हैं कि इन चीजों को जनता के बीच में ना उठाया जाए। माँ माटी मानुष की जब वो बात करती हैं, माँ असुरक्षित है, माटी जो है उस पर वो भी असुरक्षित है, बांग्लादेशी तमाम उस पर बढ़ते जा रहे हैं, और जो बंगाल का मानुष है वो हतप्रभ होकर देख रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, कानून व्यवस्था कहां जा रही है। जो तोलाबाजी है और उसकी बात आपने अभी बताई, तो इन मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकाने का भी ध्येय है। मैं ऐसा समझता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चुनाव जो है वो चुनाव आयोग और इन सारी चीजों में के बीच में वही सारी नैरेटिव्स बने, वो जो उनकी असफलताएं हैं वो जनता के बीच में इस समय कम से कम ना आए, ये शायद नैरेटिव होना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, डॉक्टर कौशल कांत आपका, सोफिया जी हमारे साथ जुड़ी थी उनका भी, और विनोद मिश्रा आपका भी, सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से